हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील वाला मैथ्स में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक के प्रश्न को देखेंगे लोग। वो भी कौन से प्रश्न को, तो जो आप लोगों ने अगस्त में फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम आप लोगों ने दिया है उसी के मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक देखने वाले हैं लोग। 1 से लेके 15 तक पहले देख चुके हैं लोग। अब इस लेक्चर में हम लोग 16 से लेके 30 तक के प्रश्न को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लोग। प्रश्न संख्या 16 क्या बोल रहा है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 में यदि x का मान 2 हो तो y का मान बताना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बस x के जगह पे क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो ये 2 और यहाँ पे देखिए ये x में क्या है, गुणा में है, तो गुणा में x के जगह पे 2 रख दिए, प्लस का 3y बराबर में दिया है 13। तो ये 2 में 2 से गुणा कर लेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 प्लस का 3y बराबर में 13। और यहाँ पे ये 4 इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मतलब 3y बराबर क्या निकलेगा, 13 माइनस का 4। और इसको हल करेंगे तो 3y बराबर आ जाएगा 9। अब ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो मतलब y बराबर कितना आ गया 3। तो y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि हम लोग के ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कार्तीय तल में x अक्ष और पर x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होता है। तो देखिए हम लोग को मालूम है कुछ ऐसे बनता है, ये कार्तीय तल हो गया हम लोग का x अक्ष बराबर, चलो ये कार्तीय तल हो गया जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं लोग x अक्ष बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं x अक्ष, और ये ऊपर वाले को बोलते हैं y अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी होती है उसको y अक्ष बोलते हैं और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको x अक्ष बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर आप लोग कोई एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, x अक्ष पर क्या ले लीजिए, x अक्ष पर कोई एक बिंदु ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक बिंदु ले लिया। ठीक है, जो x अक्ष पर है, ये x अक्ष पर है। तो इस पर देखिएगा, इसमें क्या ये y की तरफ कुछ बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। नीचे भी नीचे y का मान होता है, ऊपर y का मान होता है। y की तरफ कुछ बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, तो मतलब y का मान यहाँ पे क्या है, y का मान यहाँ पे 0 है। तो क्या समझ में आ रहा है, x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे y नियामक, x अक्ष पर y नियामक क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अब मानिए किसी बिंदु को इस y अक्ष पर मान लीजिए। ठीक है, इस y अक्ष पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे कोई बिंदु है, तो क्या वो x की तरफ कुछ बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। तो मतलब इस बिंदु पर x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है, y अक्ष पर जब बोलेगा तो x नियामक 0, और x अक्ष पर जब बोलेगा तो y नियामक 0। तो x अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर बोल दे, बताइएगा अगर पूछ दे y अक्ष पर x नियामक, तो y अक्ष पर x नियामक क्या होगा ये बता दीजिए लोग। तो y अक्ष पर x नियामक होगा 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। क्या बोला 18 में, किसी प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती हैं। किस प्रकार की बताइएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज। तो पहले समरूप का मतलब समझिए। समरूप देखिए नाम में ही है, समरूप मतलब समान रूप, एक जैसा रूप, जो देखने में एक जैसा दिखे। तो समकोण बोल रहा है, तो समकोण को ले लेते हैं। त्रिभुज में पूछ रहा है तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज को बनाइए पहले। ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी और ये सी। अब इसको थोड़ा सा उलटिए, तो दूसरे तरीके से बना के देखिए। तो इसको उलटिए, सी को ऊपर ले जाइए, ए को नीचे लाइए। तो ये सी ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा सी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। तो इसको जब पलटे हैं लोग, तो क्या ये दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इधर से बना है, ये इधर से बन गया है, तो ये दोनों समरूप नहीं है, एक जैसे नहीं दिख। अगला दूसरा ऑप्शन दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम लोग का क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ये हम लोग का बन गया एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसी समबाहु त्रिभुज को आप किसी और तरीके से घुमा के देखिए, ए बी सी किसी और तरीके से घुमाइए। मतलब इस वाले को इस साइड ला देते हैं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये सी वाला पॉइंट इधर ऊपर चला गया, सी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, ए नीचे आ गया, और ये बी इधर इस तरफ आ गया, तो बी इस तरफ। ये दोनों त्रिभुज देखिए, तो देखने में कुछ अंतर लग रहा है। ये दोनों त्रिभुजों को देखने में अंदर कुछ लग रहा है, कोई अंतर नहीं लग रहा है। तो मतलब ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, एक जैसे दिख रहे हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप। आगे बढ़ते हैं।
कौन सी ज्यामितीय आकृतियां समरूप नहीं होती हैं? बोला है समरूप नहीं होती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कौन सी ज्यामितीय आकृतियां बोल रहा है समरूप नहीं होती है। तो पहले वृत्त के बारे में बोल रहा है, सभी वृत्त। तो वृत्त खींच के देखिए, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। क्या ये एक जैसा नहीं दिख रही है? एक जैसा दिख रही है, तो सभी वृत्त तो समरूप होते हैं, जबकि हम लोग को बताना है समरूप नहीं होती है। तो ये तो आंसर नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है सभी वर्ग, तो वर्ग बना के देख लीजिए, ये वर्ग बन गया, फिर एक और वर्ग बना लीजिए, ये भी वर्ग बन गया। तो मतलब ये भी तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहा है, ये भी तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहा है। तो मतलब सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बोल रहा है समबाहु त्रिभुज, अभी देखे लोग यहाँ पे समबाहु त्रिभुज क्या है? समरूप होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बोल रहा है चौथा में आयत, तो आयत को बना के देख लीजिए, ये आप लोग का एक आयत बन गया। अब इसी को ऐसे बनाइए, ये आयत बन गया। अब देखिए तो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मतलब कौन से समरूप नहीं होते हैं? सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 0 के हल होंगे। अब इनका हल पूछ रहा है। तो हल या फिर जो कुछ भी होता है, इसमें आप लोग को तीन कंडीशन मैंने बता रखा था कि a1 बट्टा a2 जब बराबर नहीं होता है किसके? b1 बट्टा b2 के, तब जो इसका हल है वो कौन सा हल निकलता है? तो इसका अद्वितीय हल निकलता है। कौन सा हल निकलता है? अद्वितीय हल होता है। और इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनता है? तो प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है, किसी एक बिंदु पे काटता है, तो इसलिए इसका अद्वितीय हल यानी कि x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा। दूसरा कंडीशन क्या बताया गया था? a1 बट्टा में a2 बराबर हो जाए b1 बट्टा में b2 के। जब ये बराबर हो जाए तब c1 वाला चेक करेंगे लोग, और जब c1 वाला चेक किए और c1 बट्टा c2 बराबर नहीं निकला b1 बट्टा b2 के, तब इसका क्या होता है? तब इसका कोई हल नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता है? कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और रेखा जो ग्राफ है वो कैसी बनती है? वो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। कैसी रेखाएं प्राप्त होती है? समांतर, यानी कि कुछ इस तरीके से किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इसमें x और y का कोई मान नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या था इसमें? तीसरा कंडीशन हम लोग क्या देखे थे लोग? तीसरा कंडीशन देखे थे लोग कि जब a1 बट्टा a2, जब a1 बट्टा a2 बराबर हो जाता है किसके? b1 बट्टा b2 के, और ये भी बराबर हो जाता है किसके? c1 बट्टा c2 के। मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो उसका अनेक हल निकलता है या अनंत हल निकलता है। अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल निकलता है। और इसकी रेखाएं क्या होती है? इसकी रेखाएं होती है समपाती। इसकी रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। समपाती का मतलब एक ही पथ पे होती है। जैसे ये अगर पहले समीकरण का ग्राफ है, रेखा है, तो दूसरे समीकरण का ग्राफ भी इसी लाइन के ऊपर आ जाता है। इसी लाइन के ऊपर दूसरे समीकरण का भी ग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संपाती हो जाती हैं और ये हर एक बिंदु पे क्या कर रही हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो मतलब इसका जो x और y का मान है वो अनंत निकलता है, अनेक हल निकलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं लोग। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं लोग कि इसमें क्या आ रहा है। तो आप लोग को मालूम है कि पहला समीकरण है तो ये a1 हो जाएगा, y वाले को b1 और z वाले को c1, पहला समीकरण। और ये दूसरा समीकरण हुआ तो x वाले को a2, y वाले को b2 और z वाले को c2। अब चेक कर लेते हैं a1 बट्टा a2, यानी कि a1 की जगह कुछ नहीं है तो 1 बट्टा में a2 की जगह पर कितना है? 2 है, तो 1 बट्टा 2। अब फिर इसको चेक करते हैं b1 बट्टा b2, b1 कितना है? 2 बट्टे में b2 कितना है? 4। और ये देखें तो कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मतलब a1 बट्टा a2 बराबर तो हो गया b1 बट्टा b2 के। अब c1 बट्टा c2 भी देख लेते हैं। c1 क्या है? 3 और c2 क्या है? 6, तो 3 बट्टा 6। ये भी देखे तो ये भी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 बट्टा में 2, तो ये भी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि इसके जो हल है वो क्या होंगे? अनंत होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 में क्या बोल रहा है? पढ़िए, प्रश्न नंबर जो 21 बोल रहा है x और y में दो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो उनके आलेख होंगे। अब आलेख का ही मतलब क्या होता है? ग्राफ होता है। इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं और हिंदी में आलेख बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ऊपर के प्रश्न में देखे लो, क्या देखे लो कि कोई हल नहीं का जो आलेख है, जो ग्राफ है, वो कैसा रेखाएं प्राप्त होती है? समानांतर रेखाएं प्राप्त होती है। कैसी रेखाएं प्राप्त होती है? समानांतर।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं वो तो उनके आलेख होंगे, तो मतलब कैसी रेखाएं होंगी, समानांतर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 में पूछ रहा है 3x² माइनस 9x के शून्य, तो निकाल लेते हैं। 3x² माइनस 9x के शून्य के निकाल, तो इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा, 3x उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस में यहाँ पे बच जाएगा केवल 3। अब शून्य का निकालने के लिए यहाँ पे ये दो खंड हो गए, तो दोनों खंडों को हम लोग 0 के बराबर दिखाते थे लोग कि नहीं दिखाते थे लोग, तो दिखा दीजिए दोनों खंडों को 0 के बराबर। अब यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, ये 3 इधर गुणा में इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 आया। यहाँ पे इधर भी बराबर 0 के, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो शून्य क्या आया, एक 3 और दूसरा 0, तो मतलब 0 माइनस 3 ये तो नहीं हुआ, 0 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग। प्रश्न संख्या 23 क्या बोल रहे हैं, 12 और 20 के लॉसो तथा मौसों का योगफल बताना है। तो पहले लॉसो निकालिए। लॉसो निकालने का देखिए एकदम आसान तरीका बताता हूं आप लोग को, छोटे छोटे संख्याओं के लिए। अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 20 से कम 20। अब देखिए क्या ये 20 12 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, मतलब 12 का पहाड़ा में नहीं आएगा, तो ये लॉसो नहीं हुआ। फिर आगे पढ़ेंगे तो 20 दूना 40, तो 12 से 40 भी नहीं कट रहा है, मतलब 12 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो ये भी लॉस नहीं हुआ। फिर 20 तिहाई 60, हाँ 12 के पहाड़ा में 60 भी आता है, 20 के पहाड़ा में 60 भी आता है, मतलब 12 से 60 कट जा रहा है, तो इसका लॉसो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 और 20 का लॉसो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मौसो, तुम निकाल लीजिए लोग मौसो। मौसो ऐसे नहीं निकालते हैं लोग, 12 20 निकाल लीजिए, 12 एकम क्या हो गया 12, बच गया 8, 8 से भाग करेंगे 12 में तो 8 एकम 8। ठीक है, फिर कितना बच जाएगा 4, 4 से भाग कर दिए 8 में तो फिर 4 दूनी 8, मतलब कितना मौसो आ गया 4 आ गया, तो 4 ये क्या निकल के आया, मौसो निकल के आया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और प्लस में 4 कितना निकल के आ जाएगा 64, क्योंकि दोनों का योगफल पूछा था, तो 64 आ गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है अल्फा बीटा तथा गामा घन बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा। तो देखिए जब भी घन बहुपद बोलेगा यानी कि घात 3 वाला बहुपद बोलेगा, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आएगा -b/a, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा c/a, और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा हो जाएगा -d/a। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है, ये सेकंड वाला कंडीशन पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा -c/a, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा c/a, केवल c/a, माइनस नहीं c/a। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए हम लोग कार्तीय तल में पढ़े हैं लोग 4 चतुर्थांश, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, इस वाले को प्रथम बोलते हैं, इस वाले को द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, और ये हम लोग का एक्स अक्ष होता है, इधर वाला प्लस होता है, ये हम लोग का वाई अक्ष होता है, जो कि ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस, और यहाँ पे ये भी क्या होता है माइनस। तो ये देखिएगा ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें यही ना इतना ही ना एरिया आएगा, तो ये पूरा का पूरा एरिया किसमें है, प्लस में, एक्स वाला भी प्लस में, वाई वाला भी प्लस में। पहले एक्स वाले के मान को लिखा लो तो प्लस प्लस बन गया पहले, दूसरा एक्स वाला माइनस में, वाई वाला प्लस में, तो दूसरा क्या बन गया माइनस प्लस, तीसरा एक्स वाला माइनस में, वाई वाला भी माइनस में, तो ये तीसरा क्या बन गया माइनस माइनस, चौथा एक्स वाला प्लस में, वाई वाला माइनस में, तो चौथा क्या बन गया प्लस माइनस। हम लोग से क्या पूछ रहा है, क्या बोला है माइनस प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो प्लस, तो मतलब माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में आया माइनस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 26 की तरफ। अब 26 में क्या बोल रहा है, देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया, बोल रहा है दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं जिनसे a बराबर bq प्लस r संतुष्ट होता है, जहां r का मान है तो r का मान बताना है। तो देखिए ये अभी आप लोग को पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सिंपली देखिएगा, हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं लोग कि भाज्य जो है, भाज्य बराबर होता है किसके, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल।
भाजक गुणे भागफल प्लस शेष या शेषफल के बराबर होता है। ये हम लोग बचपन में ही पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, किसी भी एक संख्या को लेके भाग करते हैं, जैसे 2 को लिए और मान लेते हैं 9 में हम भाग कर रहे हैं, तो 2 चौको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, शेषफल बचा 1। ठीक है। अच्छा, अब फिर से 2 को लिए, अब हम लोग भाग कर दे रहे हैं 6 में, तो 2 तिहाई 6 हो गया और शेषफल बचा 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम है पहले से कि इधर वाले को हम लोग बोलते हैं लोग भाजक, और ये बीच वाले को बोलते थे लोग भाज्य। ठीक है। और ये जो इस साइड है इसको हम लोग बोलते थे लोग भागफल, इसको हम लोग बोलते थे लोग भागफल। ठीक है। और ये जो नीचे बच गया इसको हम लोग बोलते हैं लोग शेष या शेष। ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं किया है, बस वही क्या कर दिया है, ये जो हम लोग अब 10th क्लास में आने के बाद से ये जो भाज्य है इसको a बना दिया है, और ये जो भाजक है इसको बना दिया है b, भागफल को बना दिया है q, और शेषफल को बना दिया है r। बस दूसरा कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है, पुराना वाला ही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे a b q r के रूप में है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाज्य की जगह पे a आ गया, बराबर भाजक की जगह पे b आ गया, गुणा भागफल की जगह पे q आ गया, प्लस शेषफल की जगह पे r आ गया। तो यही बोल रहा है a बराबर bq प्लस r, के लिए r का मान पूछ रहा है। तो देखिए खुद r का मान, r का मान एक बार क्या आया है, मान रखिए पहले सबका। a का मान इसमें क्या है, 9 है, पहले वाले भाग में, ये पहला वाला भाग, ये पहला वाला भाग, ये दूसरा वाला भाग। ठीक है। पहले वाले भाग में a की जगह पे 9 है, बराबर b की जगह पे 2 है, गुणा में q की जगह पे 4 है, प्लस में शेषफल की जगह पे 1 है। दूसरे वाले भाग में देखिए, ये दूसरे वाले भाग में, दूसरे वाले में a की जगह पे 9 नहीं, a की जगह पे क्या है, 6 है, बराबर b की जगह पे 2 है, गुणा में भागफल यानी कि q की जगह पे 3 है, प्लस शेषफल की जगह पे 0। ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो शेषफल के ही ना मान पूछ रहा था, तो ये जो शेषफल आया है, शेषफल जो आया है वो हमेशा किससे छोटा आ रहा है, देखिए b से छोटा आ रहा है, b से छोटा आ रहा है ना, b से छोटा आ रहा है। आप खुद यहाँ पे समझ लीजिए, अगर यहाँ पे b से छोटा नहीं आता है, यानी कि यहाँ से छोटा नहीं आता है, ये बड़ा आ जाता, मान लीजिए शेषफल अगर 3 आता तो फिर तो भाग लग जाता ना। तो मतलब r का मान जो है वो हमेशा किससे छोटा आएगा, b से तो हमेशा छोटा आएगा, b से तो हमेशा छोटा आएगा r का मान। ठीक है। तो ये एक बात हम लोग को मालूम चला कि जो r का मान है वो हमेशा छोटा होगा किससे, b से। अब दूसरा b, r का मान और क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 हो सकता है नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही होना चाहिए। तो मतलब r का मान क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा, b से छोटा और 0 से बड़ा, या फिर 0 के बराबर। ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हम लोग का किसमें लग रहा है, ये वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है। समझ में आया है, नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से दोबारा रिपीट कीजिएगा, लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 27 की तरफ। 27 में पूछ रहा है पाई है, तो हम सबको मालूम है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। आगे बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, तो वो होती है 2। तथा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या भी क्या होती है, 2 होती है। का गुणनफल बोल रहा है तो गुणा कर दीजिए, 2 दूना क्या आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है वो सी हम लोग का सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, 1/√7 है, तो 1/√7 क्या है, देखिए यहाँ पे रूट में है तो रूट से तो ये 7 बाहर निकलेगा नहीं, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30 में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है प्रश्न संख्या 30 में, यदि रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो पहले याद कीजिए कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बट्टा, अभी बताए थे ऊपर, a1 बट्टा a2 बराबर हो जाता है b1 बट्टा b2। ठीक है। और ये बराबर नहीं होता है किसके, c1 बट्टा c2 के, तब इसका कोई हल नहीं निकलता। तो कोई हल नहीं के लिए यही कंडीशन है। अच्छा, अब ये कंडीशन है तो अब यहां से तो मान रखेंगे, देखते हैं क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक बराबर के इधर में दे दिया है और यहाँ पे बराबर के पहले दे दिया है, तो पहले दोनों समीकरणों को एक रूप में लिखेंगे, तो इसको भी बराबर के पहले लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस में 2y माइनस का 3 बराबर 0, और ये दूसरा वाला समीकरण क्या बन रहा है, 5x प्लस का ky प्लस का 7 बराबर 0, यही है। अब इस कंडीशन पे लगाते हैं, रखते हैं इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे अब इसके मानों को रख लेते हैं। तो यहाँ पे मालूम है, यहाँ पे a1 होता है, ये हम लोग का b1 होता है, और ये हम लोग का c1 होता है, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है। तो अब ये मालूम है तो यहाँ पे देख लेते हैं
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दूसरे वाले समीकरण में ये हम लोग का a2 होता है, ये b2 और ये c2, ये आप लोग को मालूम है। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, a1 का मान कुछ नहीं है तो 1 बट्टा में a2 का मान 5 बराबर होना चाहिए b1 का मान 2 बट्टा में b2 का मान k, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 का मान -3 बट्टा में c2 का मान 7। तो देखिए यानी कि इन दोनों को तो बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए k का मान क्या आएगा वही पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो इधर k आ जाएगा और इधर 5 दूना 10 हो जाएगा, तो मतलब k का मान क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। अगर k का मान यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे खुद देखिए 1 बट्टा में 5 बराबर 2 बट्टा में k के जगह पर 10 रखेंगे तब ना ये फिर कट के 1 बट्टा में 5 और ये दोनों बराबर हो जाएगा, और उधर तो पहले ही है -3 बट्टा 7 जो कि बराबर नहीं है, तो जाके इसका क्या कौन सा हल निकलेगा अद्वितीय, यानी कि कोई हल नहीं निकलेगा। तो मतलब कोई हल नहीं के लिए k का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए 10 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा सही आंसर। ठीक है, समझ में आया, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।